बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ शुरुआत करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी भी यही उम्मीद है, लेकिन जो सिचुएशन रही है स्पेशली वीकेंड के दौरान वो ये रही है कि ऑल द टाइम आई विल स्टिक टू माई फ़ोन कि क्या हो रहा है इस वक्त। ईरान इसराइल की सिचुएशन जो है वो कहाँ पर पहुँची है, और उसके बाद बस चाय चल रही थी, खाने चल रहे थे और इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो हमने सोचा कि अपने शो का आगाज़ जो है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर बात होती रहे, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक अब महदूद नहीं रह गया है। लग ऐसा रहा है कि ये मज़ीद भी फैल सकता है और ऐसी खबरें आ रही हैं, इस तरह की सिचुएशन डेवलपिंग बनती जा रही है कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हर कोई ये समझना चाहता है कि भाई हो क्या रहा है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन इसको आके रोकेगा। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने जो है ना ईरान के ऊपर हमला कर दिया और एक ऐसी जंग में शामिल हो चुका है अमेरिका जो पूरे मशरिक़ वस्ता की तारीख बदल कर रख सकती है। ईरान एटमी तनसीबात पर अमेरिकी हमले से काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है और इसका भरपूर जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। अब सबकी नज़रें जो हैं ईरान और उसके जवाबी इक़दाम पर मरकूज़ हैं। बहुत से सवालात अनम जन्म लेने लगे हैं कि अमेरिका जो है बेसिकली वो क्यों इस जंग के अंदर दाखिल हुआ और ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है इसराइल के पास कि वो अमेरिका को मजबूर कर देता है कि भाई आके हमारी जंग लड़े। बिल्कुल, अमेरिका को जवाब भी दिया है ईरान ने। फिलहाल तो जो लफाजी है उस हवाले से जवाब दिया है, लेकिन अब सिचुएशन ये है, सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि ईरान क्या करने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है उसमें ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स तो सामने आ रही हैं। अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए जो वक्त और नौयत का फैसला है वो ईरानी अफवाज करेंगी। इसके साथ साथ ईरान ने मजीद सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने दुनिया भर में तवानाई की तजारत के लिए अहम तरीन रास्ते यानी आबनाए हुर्मुज़ जिसे कहा जाता है उसे बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। क्रिटिकल न्यूज़। यस, और सारी दुनिया इस पर बात भी कर रही है कि क्या वाकई ईरान इसको बंद कर रहा है या बंद कर सकता है, या ये सिर्फ बातों की हद तक, क्योंकि इसके डायनामिक्स देखना इस बात के ज़रूरी है कि इसको बंद करने से कौन कौन से दीगर ममालिक हैं वो इफेक्ट होने जा रहे हैं, तिजारत किस तरह से खत्म हो जाएगी। सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसका असर जाएगा। अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ से पेट्रोलियम की हम कहते हैं तरसील इस स्ट्रेट के थ्रू या इस आबनाए हुर्मुज़ के थ्रू होती है, वो तमाम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से दो चार होने की कोशिश की है। पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और काफ़ी इक़दाम भी उसने किए हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर जो है वो नहीं आए। अच्छा, इससे पहले हमने आज तक जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं जिसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व होता है या फिर खामोशी के साथ इन्वॉल्व होता है, उसमें हम बात करते हैं रिजीम चेंज की। आपको पता है पाकिस्तान में भी इस तरह की हमें सिचुएशन देखने को मिली, इस तरह की बातें सुनने को मिली, लेकिन कभी किसी अमेरिकी सदर ने यह बात नहीं की थी कि वो रिजीम चेंज के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। हमेशा सबने डिक्लाइन किया है कि हम इसके अंदर शामिल नहीं। पहले वो डिनाई ही कर रहे थे कि जब आवाजें उठ रही थी, लेकिन इसमें तो मुख्तलिफ है ना। हाँ, लेकिन आके कह दिया कि अब वो कह रहे हैं, अब वो खुल के आके बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत बदलने की धमकी बाकायदा तौर पर दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो क्यों ना वहाँ निज़ाम हुकूमत को ही तब्दील कर दिया जाए। इससे पहले अमरीकी वजीर दिफा ने यह बात की थी कि ईरान पर किए गए हमलों का मकसद रिजीम चेंज नहीं था। तो पहले अमरीका की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रही थी, लेकिन सब बात कर रहे थे कि रिजीम चेंज आता है। ट्रम्प बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, और मुझे पूरा यकीन है इस वक्त जितने भी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स वहाँ पर बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि भाई आज तक जो चीज़ हम खामोशी से करते आए ना, अमेरिका ने आके अलल ऐलान ये बात कर दिया कि भाई हमें तो ना निज़ाम हुकूमत जो है तब्दील कर देना चाहिए। बालाजी, ईरान के अंदर ये पहली मरतबा नहीं होगा अगर रिजीम चेंज होती है। 1953 के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन देखी गई थी, तब रजा शाह पहलवी जो हैं उनको लेकर आया गया था रूलर। रजा शाह पहलवी 1953 में। अभी राइट नाउ कोशिश की जा रही है रजा पहलवी को लाया जाए। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफीर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जरा उनका एनालिसिस जानने की कोशिश है, वो कैसे देख रहे हैं सारे मामले को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और गुड मॉर्निंग भी आपको कहूँगी। अमेरिका शामिल हो गया, काफ़ी हद तक कहा जा रहा था कि अमेरिका बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेगा, नहीं शामिल होगा, सिर्फ ये धमकियों की हद तक होगा, लेकिन फाइनली अमेरिका ने इकदाम कर दिया है। अब आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, ये दुरुस्त है। अमेरिका बीच में कूद पड़ा है और अमेरिका के बीच में कूदने के बाद इसके मज़मरात क्या होंगे, पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत उसको इनका इस मामले में बहुत ज्यादा तशवीश और फिक्र है, जिसका इजहार सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान ने भी किया, बाकी ममालिक ने भी किया कि किस हद तक तशवीश है। उस तशवीश का मतलब क्या हुआ
तीन चार चीजें मैं जल्दी जल्दी इशारे दे देता हूँ जो सुबह सवेरे मैं समझता हूँ कि आपके नाज़रीन तक पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले उस पर बात मैंने नहीं सुनी है कम से कम, कि इजराइल अब जो हालात आगे बदलने वाले हैं और बदलते जा रहे हैं, इजराइल बजाते खुद आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में इतना सेफ नहीं रहेगा जितना आज से पहले सेफ था। इसके मैं मज़मरात बताता हूँ, इसकी तफसीलात भी बताता हूँ साथ में। और ये जो जंग है ईरान पे जो मुसल्लत की गई है 13 जून से लेके, और जब उस पर सोने पर सुहागा दुनिया में पहली दफा बस्टर बम्स ने 12 बम बरसा के और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया है, तो उसमें स्ट्रक्चर को खास तौर पर उन्होंने अपना न्यूक्लियर मटेरियल तो सेफ मकामात पर पहुंचा दिया था। और अब ईरान के पास कोई और सूरत हाल नहीं है। अगर पहले उन्होंने बम नहीं बनाया तो ईरान अब जितनी जल्दी उसके पास जितनी कुव्वत, सलाहियत, साइंटिस्ट उनके पास है, सलाहियत काफी अभी भी मौजूद है, तो वो चाहेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी असेंबल करे। और अमेरिका की कोशिश, जैसे कि अमेरिका के सदर ने कह दिया कि रिजीम चेंज, उसका मकसद यही है कि रिजीम चेंज हो जाए, अपने लोग ले आए। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये जो बात अमेरिका बात कर रहा है या ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था स्पेशली इस अटैक के बाद, वो कह रहे हैं कि हमने पीस जो है ना उसको इंस्टॉल कर दिया है स्ट्रेंथ के थ्रू, अब हम बात करने के लिए या पीस के लिए तैयार हैं। आपको लगता है वाकई में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में जो बात की जाती है, वो ख़तरा अगर दुनिया को था तो वो ख़त्म हो गया है, या फिर वो वाकई में तनसीबात अब इस काबिल नहीं रही कि वहाँ पर मज़ीद काम हो सके? देखिए, जो साइंटिस्ट हैं या तारीख इस बात की गवाह है कि जब इंसान अपने ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप कर लेता है, ईरान के पास 15,000 साइंटिस्ट हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, और वो 15,000 साइंटिस्ट बड़े मोटिवेटेड किस्म के साइंटिस्ट हैं वो, और वो उनके दिमाग में है ये हुनर कि किस तरह एटम बम बनाया जाता है या किस तरह इनरिचमेंट की जाती है। और ईरान का सारा इनरिच मटेरियल, जिस तरह के IAEA कह रहा है कि वो सेफ है, कोई तापकारी नहीं फैली, इसका मतलब जो मटेरियल चाहिए होता है वो तो मौजूद है। कुछ सेंट्रीफ्यूज अगर उसको नुकसान भी हुआ है तो सेंट्रीफ्यूज तो दोबारा इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं मैं उसकी, लेकिन इसके असरात क्या होंगे? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई तो इलाके में और खित्ते में एक और भूचाल आ जाएगा। ईरानी, अगर किसी ने हिस्ट्री ईरान के सही तरह इसको मुशाहिदा और एनालाइज किया हो तो 7,000 साल पुरानी तहजीब है, और इन्होंने 8 जंगें पिछले 199 सालों में लड़ी हैं। हर जंग के बाद ये अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हर जंग के बाद अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर साहब अगर हम अमेरिका की तारीख के हवाले से देखें, अमेरिका जितनी भी जंगों में गया है, खा वो अफगानिस्तान की हो या दीगर जो जंगें हैं जिसमें अमेरिका ने खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, उसमें जब अमेरिका निकल कर जाता है, एक तो अमेरिका को हासिल वसूल उस तरह से कुछ नहीं होता, और वापस अफगानिस्तान के अगर हम खास तौर पर बात करें, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान की हुकूमत थी, उसको ख़त्म करके एक रिजीम चेंज आया, एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वापस जब अमेरिका वहां से निकला है फिर वही तालिबान की हुकूमत है। तो क्या हासिल वसूल है अमेरिका को फिर? जी हाँ, लेकिन सबक नहीं सीखता है ना अमेरिका। देखिए, अमेरिका के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो इराक और ये जो अफगानिस्तान, ये तमाम जो एडवेंचर किए हैं उसमें $3 ट्रिलियन के करीब उन्होंने अपने टैक्स पेयर अफराद के पैसे खर्च किए हैं। उसके बाद हासिल वसूल हमारे सामने है, तबाही बर्बादी, और वही लोग वापस तालिबान को देख लें आप, अभी इराक में देख लें कि क्या हो रहा है, लीबिया में अभी तक तबाही फैली हुई। तो हासिल क्या किया? हासिल तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो एक एम्परर्स का एक वो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को, और इस मामले में जो ईरान और इजराइल का मामला है उसमें एक और इसमें तह आ जाती है, जिसको जो कि अमल शामिल हो जाता है, और जो अवामिल शामिल है उसमें सबसे बड़ा अमल और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस और सबसे बड़ी जो एक डॉक्टर साहब करंट सिचुएशन को देखें तो ईरान के जज्बे को तोड़ तो नहीं सका है अमेरिका, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट भी आया था इजरायली हमले में जो जख्मी हुए हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी, उन्होंने कहा है कि मान लिया जाए कि जौहरी तंजीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो भी चुकी हैं, तब भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अब भी महफूज है। अगेन वही जो आप बात कर रहे थे
किस तरह का जवाब दे सकता है अमेरिका? पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी आपसे, इसके साथ साथ कोशिश हम करेंगे कि सिफारती मामलात के लिहाज से इसको अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन आपका भी मैं ओपिनियन चाहूँगी क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं और पुतिन के साथ मुलाकात भी मुतवक्की है। रशिया या चाइना इवन क्या रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर? बहुत बड़ा रोल। अब तो रोल अब शुरू होगा। पहले जो था वो तो खैर कोवर्टली काफी फिर भी सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन अब ओवर्टली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते भी अपनी तमाम सप्लाईज को कोशिश करेगा रशिया और चाइना के वो पहुंचे, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचता है तो रशिया और चाइना का भी तो इस खिते में इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये उनके मुआहदे हुए हैं ईरान के साथ, उस मुआहदों की पासदारी करना है। रशिया का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ईरान के साथ, उसमें जो खदोखाल उसके हैं उसमें ईरान को रशिया को ईरान के लिए सपोर्ट जारी रखनी है। थोड़ी सी मदद हुई उसकी मैं वजूहात बता देता हूँ आपको। चाइना तो हमेशा से खामोश प्लेयर रहा है और चाइना भी इसको जारी नहीं रखेगा, तो चाइना की तो नर्व लाइन है ये पूरा इलाका। BRI है, CPEC है, 80% यहाँ से चाइना को जो एनर्जी जाती है इस पूरे इलाके से, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये टोटली डिस्टेबलाइज हो जाए। हालांकि ये जंग अभी तो शुरू हुई है, ये खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान जिस तरह आप जज्बों की बात कर रही थी, ईरान के जज्बों को किसी ने आजमाया नहीं है इस तरीके से। अब वो जो जज्बे सामने नजर आएंगे जिसके तहत आप देखेंगे कि इराकी मिलिशिया ने पहले ही धमकी दे दी है, ये गुज़श्ता शब धमकी दी है कि वो क्या करने वाले हैं। ईरान ये प्रोलॉन्ग वार, मैंने किस लिए कहा, मैं पहले कब तस्करा कर चुका हूँ, कई जगहों पे तस्करा कर चुका हूँ कि ईरान की ये समझा गया कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ऐसा नहीं होता, जज्बे कभी मरते नहीं है, नजरियात कभी नहीं, और इन जज्बों को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उनके लीडर्स हैं ईरान के वो चट्टान की तरह जब सामने खड़े हों। अगर हम बात करें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का, तो उनकी जानिब से पहला स्टेटमेंट इस सारी सूरत हाल में सामने आया। उन्होंने कहा है कि सेहूनी दुश्मन ने संगीन गलती की है और बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद उनका ये पहला बयान है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा? उन्होंने ये भी कहा है कि सेहूनियों को सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। जी, और उसके बाद उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी बता दिया कि हमने अपने निशाने सिलेक्ट कर लिए हैं, बस वक्त का तयन कर रहे हैं। मेरा अपना तज्जिया ये है कि आज पुतिन से मुलाकात हो जाएगी जो ईरानी वजीर खारजा की, तो उसके बाद मुझे अगले 24 घंटे में इसका जवाब नजर आ रहा है, क्योंकि इसका हल तो, क्योंकि इस वक्त डिप्लोमेसी तो बता दिया उनके वजीर खारजा नहीं कि डिप्लोमेसी का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद अब तो जंग वाली बात है, क्योंकि जो लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वजीर खारजा ने ईरान के, वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी हैज बीन ब्लोन ऑफ, तो इसलिए वो तो वाकई में उसको तो उन्होंने उड़ा दिया है और अब तो टाइम तो डिप्लोमेसी का खत्म हो चुका है। ये कल की बात है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की है। तो उस लिहाज से जो जज्बे हैं, आपने कल देखा नहीं कि जब तेहरान के में उनके सदर जब पहुंचे हैं वहां लोगों के दरमियान, तो कितना जमे खफीर इकट्ठा हो गया उनकी सताइश करने ऐसे ही। और बार बार ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो इकदाम किए हैं, जो अटैक किया, उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। वो काफ़ी बैनर्स लेकर खड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, ये आबनाए हुर्मुज़ जो अब बंद करने का फैसला किया गया है ईरान की जानिब से, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का। वो ये कह रहे हैं कि चीन को चाहिए कि ईरान से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बात करे। अटैक करता है उस वक्त किसी को भी, दूसरे ममालिक तो छोड़े, अपनी कांग्रेस को भी एतमान में नहीं लेता है अमरीका। अब जब आबनाए हुर्मुज़ की बात आई है, जब एक इम्प्लीकेशन सामने आएंगी उस अटैक की, जो गुस्से में अब ईरान फैसला करने वाला है, उसके ऊपर कह रहा है कि चाइना को आके किरदार अदा करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, अभी चाइना उनको याद आ रहा है, जब बम बरसाने वाले थे ईरान पर तो उस वक्त याद नहीं आ रहा था, तो लिहाजा चाइना, इसलिए उन्होंने कहा है कि चाइना के यहाँ से तकरीबन 80% जो एनर्जी है वो इस इलाके से जाती है, सिर्फ 20% आबनाए हुर्मुज़ से जाती है और बाकी तकरीबन 60-65% एनर्जी उससे बाहर के इलाके जो है उधर से जाती है। तो वो चाइना शायद, क्योंकि उनके पास 90 रोज का रिजर्व तो वैसे ही होता है, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो उस मामले में चाइना शायद इस प्रेशर को बर्दाश्त कर ले, ऑयल की सप्लाई में जो कमी आएगी। और चाइना का अब आपको पता है कि गवादर से लेके और पंजाब टॉप तक बाउजर्स और टैंकर्स जा सकते हैं, तो चाइना अपनी वो 20% कमी यहाँ से भी पूरी कर सकता है जो आबनाए हुर्मुज़ से बाहर है।
ये जो गवाह रिपोर्ट है हमारा। तो खैर चाइना उसकी कैलकुलेशन तो कर लेगा, लेकिन उन्होंने एक और बात नहीं बताई मार्को रूबियो ने कि जो आबनाए बाबुल मंदाल है, जिसकी की टोटल चौड़ाई कोई 31 किलोमीटर के करीब है, वो हूथियों ने कहा है कि हम वहां से कोई नहीं गुजरने देंगे। और हूथियों ने अपने ताकत का कश्मा दिखलाया है कि यहाँ तक कि अमेरिका के वॉरशिप्स पर भी उन्होंने दाग दिए हैं, रॉकेट्स और मिसाइल्स। तो ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। डॉक्टर साहब एक चीज को जरा बताइएगा, अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है तो जीसीसी और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पर तरसीद होती है पेट्रोलियम की, वो ज़्यादा मुतासिर होंगी। अमेरिका का अपना क्या नुकसान होगा, थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि अब सऊदी वली अहद जो हैं वो हमें नज़र आ रहा है, वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की, इंडिया की, चाइना की बात करें, यहाँ पर डेफिनेटली इसकी हमें असरात भी नज़र आएंगे। अमेरिका को कोई नुकसान होगा आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से? नहीं, अमेरिका अपने तेल की जरूरियात तो अपने मुल्क से पूरी कर सकता है। वो चाहता था कि अपनी तेल की जरूरियात उस वक्त निकाले तेल अपने मुल्क का जब बाकी जगहों पर तेल कम होना शुरू हो जाए। लेकिन वो यस, आपके सवाल का जवाब ये है कि अमेरिका के पास इतना एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। थोड़ी महंगी होगी, लोग उधर परेशान होंगे, पहले ही परेशान है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें वैसे ये भी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की। इस सवाल का दूसरा रुख में डॉक्टर साहब ये भी कि ईरान क्या अफोर्ड कर सकता है कि प्रैक्टिकली आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो बंद कर दे? ठीक है, ईरान की पार्लियामेंट ने तो इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन जिन ममालिक की ऑयल की ट्रेड होती है इसके थ्रू, क्या ईरान के उनके साथ ताल्लुकात इफेक्ट नहीं होंगे अगर ईरान ये स्टेप लेता है? तो फिर उनके साथ ताल्लुकात इफेक्ट होंगे तो उस ताल्लुकात की पासदारी करते हुए ईरान को सपोर्ट करें। ईरान के साथ ज्यादती हुई है ना, वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 और उसके सब सेक्शन 4 के तहत उसकी टेरिटोरियल और इंटीग्रिटी को पामाल किया गया है, उसकी सॉवरेनिटी को पामाल किया गया है। तो ईरान अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, जो पाकिस्तान ने कल कह दिया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे सफीर। लेकिन डॉक्टर साहब, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तमाम कंट्रीज की, लेकिन अगर हम बात करें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनती है कि वाकई में आके कंडेम तो किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, चाइना की जानिब से भी, रशिया की जानिब से भी कंडेम किया गया, इवन सऊदी अरब ने भी कंडेम किया है इस अटैक को। अगर इसको आप उस तरफ डिस्कशन को लेके जाना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी होती है और कोई शख्स उसको देखता है, कोई मुल्क उसको देखता है, कोई मुल्क उसके नॉलेज में आता है, तो उस खिलाफ वर्जी के खिलाफ वो जो दिए हुए कानून है उसके मुताबिक आवाज उठाता है ना। और क्या दिए हुए कानून है? अगर किसी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है, अगर आप थ्योरी में जाना चाहती है, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। तो ये और बात है कि नेशन स्टेट्स, जो पावरफुल नेशन स्टेट्स हैं, वो इंटरनेशनल लॉ को इतना ज्यादा मरूज़ खातिर नहीं रखते, लेकिन जो लॉ है उसके बारे में अगर आप बात करती हैं तो उसकी अगर लॉ को तोड़ा जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ को, तो जो दूसरी कम्युनिटी है जो उसी लॉ के तहत बाइंड है, उनको उसी लॉ के तहत कोई तो एक्शन लेना होगा सिक्योरिटी काउंसिल में। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जिस तरह से बाकी कंट्रीज के पास ये सवाबदीद है कि वो लफ्जी कंडमनेशन से आगे बढ़ना चाहती है या नहीं बढ़ना चाहती, इसी तरह से ईरान के पास भी ये सवाबदीद मौजूद है। ठीक है, ठीक हो गया, आपका पॉइंट। चैप्टर 7 के तहत एक्शन ले लें। राइट जी, कंप्लीट कर लें, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें डॉक्टर साहब। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 में दिया हुआ है कि ममालिक और उसके मेंबर इरकान क्या एक्शन ले सकते हैं ऐसे मुल्क के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करे। तो बात तो वहां तक जा सकती है ना कि जब आबनाए हुर्मुज़ बंद होगा उनको भी एहसास होगा कि इसके मज़मरात क्या हैं उनके मईशत पर, और उन पे भी कोई मॉरल प्रेशर पड़ेगा। उनके हर तरह की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के मुमकिनात जो है ना उनके ऊपर बात की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वो खत्ते की सूरत हाल को किस तरह से तब्दील होते हुए देख रहे हैं और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं अमेरिका के अटैक के बाद। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी इशू के ऊपर। साथ रहिए। बात हम कर रहे हैं ईरान और इसराइल की कशीदा सूरत हाल के हवाले से। इस कशीदा सूरत हाल से सिर्फ ईरान और इसराइल इफेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि पूरी दुनिया, मशरक़ वुस्ता, ये सारे ममालिक इससे बराबर के इफेक्ट हो रहे हैं और ये तबाहकुन जो है वो साबित हो रहा है पूरी दुनिया के लिए। इसके असरात पूरे खित्ते पर तेज़ी से मुरतब हो रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर किए गए हमले, ईरानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाना और इसके रद्द-ए-अमल में ईरान की इसराइली इलाकों पर शदीद जो बमबारी की गई है, ये सब एक ऐसे धमाका खेज मरहले में दाखिल हो चुके हैं
जहां कोई भी कदम पूरे खित्ते को जंग में धकेल सकता है। बिल्कुल ऐसे। अब ईरान की बात करें तो उसने न सिर्फ इसराइल बल्कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी मुमकिना अहदाफ में शामिल कर लिया है और इसका जवाब दिया अमरीका ने कि अगर अटैक किया गया, ईरान की जानिब से कुछ जवाब दिया गया तो फिर ऐसा अटैक होगा ईरान के ऊपर जो वो हमेशा याद रखेंगे। बहरहाल इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मजीद वसी भी हो रही हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि मजीद उसकी इम्प्लीकेशन की बात करें कि अगर वो बंद हो जाता है तो आलमी तवानाई मार्केट जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और सिफारती सतह के ऊपर क्या हो सकता है, या ईरान के पास क्या ऑप्शन है, या इवन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, किस तरह से अपनी सिफारतकारी को लेकर आगे चल सकता है। न्यूट्रल रहते हुए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं सईद मोहम्मद खान साहब और इनका बैकग्राउंड भी है एक तो के अंदर और इसके साथ साथ एक एयर मार्शल भी रह चुके हैं, रिटायर्ड है। बहुत शुक्रिया सईद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो एनालिसिस रखें आप, अब जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। देखिए सिचुएशन जो है ना वो मेरे नज़दीक गंभीर से गंभीर होती जा रही है। दोनों जो प्रोपोनेंट्स हैं वो जो है ना कोई भी नोशन ऑफ डिफीट के ऊपर जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता। अभी 24 घंटे पहले अटैक से पहले हर कोई ये कह रहा था कि ईरान जंग जीत रहा है और इजराइल जंग लूज कर रहा है, लेकिन फिर अमेरिका बीच में पड़ गया और जिस तरह उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने अपनी इलेक्टोरेट या अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जी कि हमने बहुत बड़ा अटैक किया है और जंग जो है वो हम जीत गए। ठीक है ना। अब ईरान जो है वो इस तरह जंग ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये है कि वो क्योंकि रिटेलिएट कर रहा है एक एक्शन को, तो वो जो कहते हैं ना कि यू चूज द टारगेट एट योर ओन टाइम एंड चूजिंग, ठीक है ना, तो वो जो है अपना टारगेट आराम से चुनेगा और उसको अटैक करेगा। तो क्या ऑप्शंस हैं तो ईरान अभी के पास, क्या कर सकता है अभी? देखिए इस वक्त जो है ना, जैसे उन्होंने कल रात इजराइल के ऊपर दोबारा अटैक करके उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि जी कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये जो हम एक बड़ी यूनिक सी वॉर देख रहे हैं दुनिया में पहली मरतबा के एयरफोर्स वर्सेस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ठीक है ना, तो ये तो कंटिन्यू करने जा रही है। ठीक है। फिर ईरान ने कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। देखिए दुनिया का 20% ऑयल जो है वो रोजाना वहां से गुजरता है और जो कंट्रीज अगर उन्होंने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, अब ओमान, यूएई, इन सब की ट्रेड जो है वो बहुत सीरियसली अफेक्ट होगी। हज़ारों जहाज जो हैं वो रोज़ाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, ठीक है ना, और ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इस डिसीजन की इम्प्लीकेशन ये है कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया, ऑयल प्राइसेस चढ़ गई हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई ईरान ने ये कर दिया तो ये ऑयल कहीं $100 फी बैरल पे ना चला जाए। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया ना कि चाइना को चाहिए कि अपना रोल प्ले करे और ईरान से बात करे। अमेरिका की क्या स्टेक्स हैं अगर ये आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाती है तो? सबसे बड़ी स्टेक तो ये है कि जो ये जितनी कंट्रीज हैं जिनकी ट्रेड इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना, उस जगह अमेरिकन बेसेस हैं, ठीक है ना, सो उन कंट्रीज का प्रेशर अमेरिका के ऊपर आएगा कि जी कि आप इस जंग को खत्म करें। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इन कंट्रीज का प्रेशर आएगा। दूसरा ये आएगा कि देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, वो कहते हैं ना कि एक बदमाश की बदमाशी उस वक्त तक कायम होती है जब तक लोग उसको बदमाश समझ रहे हैं। जिस दिन लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे उसकी बदमाशी खत्म हो जाएगी। तो कहते बदमाश क्या कि एक भी खड़ा हो जाए तो उसकी बदमाशी खत्म हो जाती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अभी पहले इजराइल की बदमाशी खत्म हुई है और अब लगता है कि क्या कहते हैं अमेरिका इस वॉर में शामिल होके अपनी भी जो है ना वो आवाम से उनको जी बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना। बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रंप है उनकी जानिब से इजलास भी इस सारे मामले पर जो है वो बुला लिया गया है। ट्रंप ने आज अपनी कौमी सलामती टीम के साथ मुलाकात भी करनी है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमरीकी हमलों में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचा है। तो आपको लगता है कि एक तरफ जो बयानिया है अमरीका का वो कह रहे हैं कि हमने अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, दूसरी तरफ ईरान भी क्लेम कर रहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो महफूज जगह पर मुंतकिल हुए हैं और कुछ सेटेलाइट तस्वीर भी आई थी जिसमें काफ़ी जो ट्रकों की लाइन है वो देखी जा सकती है कुछ घंटे पहले की। तो आपको लग रहा है कि ईरान
के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो गए होंगे और ये सिर्फ अमरीकी सदर फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हमने अहदाफ हासिल कर लिया? देखिए, जो सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो है कि पूरा सिस्टम, ठीक है ना, तो पूरा सिस्टम तो शिफ्ट नहीं हो सकता, तो सिस्टम तो उधर ही होगा। हाँ, एनरिच यूरेनियम जो है वो शिफ्ट हो सकती है, वो उन्होंने डेफिनेटली कर दिया होगा। देखिए, अभी जो आपने भी जिस तरह हाईलाइट किया कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस कल शाम को निकले हैं, अच्छा, उन इमेजेस से लगता नहीं है कि क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, फॉर दो जो न्यूक्लियर प्लांट है या एनरिचमेंट प्लांट है वो इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जहां पहाड़ अभी भी मौजूद है, ठीक है ना, जहां एक्सपेक्टेड है कि उसके नीचे क्या कहते हैं ये मशीनरी होगी जो एनरिच करती है यूरेनियम को, वो मशीनरी उस जगह कोई इतना बड़ा गड्ढा नजर नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं कि हम ये भी कह रहा है कि कोई ताबकारी नहीं। अब एटॉमिक एनर्जी कह रहे हैं कि कोई ताबकारी नहीं है, और अगर ताबकारी फर्ज कर लेंगे, अगर जैसे कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जी के क्योंकि वो इतने मलबे के नीचे दबा हुआ है तो शायद ताबकारी बाहर नहीं निकल रही, लेकिन उसको भी जज करने का एक तरीका है कि वो आपको ज़मीन से ना, जब आप उसकी एक्सरे करते हैं ज़मीन का, तो आपको नीचे से हीट नज़र आती है कि ठीक है, नहीं वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो सवाल ये कि सॉरी इफ आई कैन, जी प्लीज, जो दूसरे दो टारगेट्स हैं इस्फहान और जी नातंज, उसके ऊपर उन्होंने क्रूज मिसाइल्स किए। अब क्रूज मिसाइल तो इज नॉट वो जिसको कहते हैं ना बिल्डिंग्स जो जमीन के ऊपर होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का मिसाइल है, वो पेनिट्रेट तो नहीं कर सकता न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो एज सच मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने भी ये अटैक जो है ना सिर्फ जिसको कहते हैं ना अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, और कि जी के मैं अगर चाहूंगा तो मैं क्या कहते हैं, और इसराइल को दिखाने के लिए कि आप मदद मांग रहे हैं, हम साथ मौजूद है। एक जैसे देखिए, मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है ना वो अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उनको यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस से इजाज़त लिए बगैर ये अटैक कर दे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये पता था कि अगर वो कांग्रेस में ये बात लेके गए तो कांग्रेस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन सही साहब देखिए, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर रहा, उनका बड़ा ही पुरअमन है। वो एनपीटी के मेंबर्स थे, जी एनपीटी के मेंबर है, आईएए के जो पूरा अमला था उनको इजाज़त दी उन्होंने विजिट करने की। हम सिर्फ इजराइल या अमेरिका के स्टेटमेंट्स के ऊपर या उनके कहने की, ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर इस बात के ऊपर बिलीव कर लें कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है वो ठीक हुआ है क्योंकि ईरान वाकई में अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि इंटरनेशनल इदारे कहां पे हैं। ये जो है ना न्यूक्लियर यानी कि एनरिचमेंट, ये तो एक बहाना था, जिस तरह इराक को अटैक करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं एक बहाना बनाया गया था, मामला सारा रजीम चेंज, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो रजीम चेंज उतनी मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि ईरानी अवाम भी जो है ना वो आयतुल्लाह के पीछे खड़ी हो रही। पहले एक दौर हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक था कि उनकी ऑपोजिशन अब स्ट्रांग हो रही थी, वोकल हो रही थी, उनके खिलाफ बोल रही थी, लेकिन अब तो वो जो है एहतजाज होते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, अब तो सारे जो है वो, और ये हमेशा ये होता है कि जब भी एक मुल्क अटैक होता है तो अवाम जो है वो हुकूमत के पीछे जाके। क्या इतना आसान है रजीम चेंज करना? अगर हम माजी की निस्बत देखें और अमेरिका का अभी तक जो वारदात का तरीका रहा है, तरीका वारदात रहा है रजीम चेंज करने के लिए, कितनी बुक्स लिखी जा चुकी है इसके ऊपर, उनके अपने लोगों ने जो उन रजीम चेंजेस का हिस्सा रहे हैं इस सारे प्रोसेस का, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। आपको लगता है कि अब दुनिया को पता चल गया और इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जिस तरह अमेरिका भुगतता रहा है? देखिए, फॉर अ रजीम चेंज इन ईरान लाइक इराक, अमेरिका को और इजराइल को अपनी फोर्सेस ईरान के अंदर उतारनी पड़ेंगी, उसके अलावा रजीम चेंज नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ बॉम्बिंग से रजीम चेंज नहीं। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिकली जो प्रेशराइज करने की तो उसके लिए कोई फिर इंटरनल रेवोल्यूशन खड़ा होना चाहिए ना, कि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो, इतनी वोकल हो, हमें नजर आ रही हो। अपराइजिंग की कोशिश की भी नेतन्याहू एड्रेस करते रहे ईरानी अवाम को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ना यानी कि हमें कोई इंटरनल ऑपोजिशन तो इतनी नजर ही नहीं आ रही कि जो जिसको आप थोड़ा सा बढ़ावा देंगे तो वो आयतुल्लाह को उतार देगी।
तो जिस तरह सद्दाम हुसैन को उतारने के लिए आपने पहले बॉम्बिंग की, फिर आपने फौज उतारी, आपने मुल्क के ऊपर कब्जा किया और फिर रजीम चेंज। और सिर्फ मुल्क पे कब्जा नहीं है, अभी तो इसराइल का जो मंसूबा है वो तो कह रहे हैं जी ग्रेटर इसराइल की तरफ हमने जाना है, तो उसकी लपेट में इर्द गिर्द के दीगर ममालिक भी वो दिखाते हैं जो वो नक्शा उन्होंने एक बनाया हुआ है। तो कौन कौन से ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं? कुछ ममालिक जो बिल्कुल इस पर खामोश भी हैं, उनको भी अपना रोल इसमें प्ले करना चाहिए क्योंकि कल निशाना वो भी हैं। बिल्कुल, जैसे जो एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसमें सबसे पहले लेबनान, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, स्ट्रिप है, गोलन हाइट्स जी, हैं, ये सीरिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी जी सदर्न जो उसका है, लेकिन ये सारी कंट्रीज इफेक्ट होंगी। लेकिन देखिए अब एक चीज़ बिल्कुल गल्फ कंट्रीज को भी समझ में आते जा रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने आप को सरवाइव भी करना है इस आज जो आगे दुनिया बनती जा रही है और जिस तरह की दुनिया इजराइल और अमेरिका मिलके बना रहे हैं, आपका गुजारा नहीं है जब तक आप खुद अपने पांव पे स्ट्रांगली खड़े नहीं। इकोनॉमिकली, यस, इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, यस, ठीक है ना। अगर आप देखें कि अगर हम 1985 से सुन रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहा है, ठीक है ना, इंडिया के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग देम इज कि जी के अगर पाकिस्तान को अटैक किया तो द रिटेलिएशन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरा ये कि हम न्यूक्लियर हैं, वो यही तो उनके, और इस चीज से वो डरते हैं। बिल्कुल। अब यानी कि कल के अटैक के बाद, अगर कल के बाद ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो दुनिया उसको बुरा नहीं कहेगी, क्योंकि वो कहेंगे उन्होंने देख लिया है कि जी के क्या कहते हैं कि जब तक वो न्यूक्लियर नहीं थे उनको मार पड़ रही थी। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पे तो पूरी दुनिया को पता है कि वेपन्स नहीं बनते। बिल्कुल सही बन सकते। अच्छा, अब जाते जाते चूंकि जब अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो अमेरिका ने रोल प्ले किया एज अ सुपर पावर, उन्होंने आके इस जंग को रुकवाया, लेकिन इस जंग में फिर अमेरिका तो खुद इसमें शामिल है, कौन रोल प्ले करके इसको रुकवा सकता है? अब देखिए मेरे नज़दीक रशिया और चाइना दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज जो है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मॉस्को में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब वहाँ से जो उनकी मीटिंग के बाद जो निकलता है अलामिया, वो बताएगा कि रशिया किस हद तक इस जंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है और कितना उसके पास स्पेस मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी जंग एक बहरीन के साथ वो यूक्रेन मेरे क्वेश्चन, लेकिन गल्फ के अंदर जो सिचुएशन है, गल्फ कंट्रीज की आपने बात की कि उनको अब सोचना पड़ेगा कि उनकी मिलिट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं अब गल्फ की जो मान चुकी हैं, इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं एक आज़ाद रियासत के तौर पर, UAE उनके अंदर से एक है और चंद मौजूद हैं। तो फिर आपको क्या लगता है वो क्या इस सिलसिले में कर सकती हैं? देखिए मैं इस वक्त की दुनिया की सिचुएशन देखते हुए ये तो नहीं कहूँगा कि वो इजराइल को यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दें, लेकिन उनको ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर आज ईरान ख़त्म हो गया, ठीक है ना, तो अगली बारी पाकिस्तान और उनकी, ठीक है ना, जो मुल्क कमज़ोर होगा इस इलाके में उसको मार पड़े। और वॉर ऑफ एट्रिशन की बात आप कर रहे थे कि नेतन्याहू का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि वो अब इस तरह से कंफर्टेबल हैं कि हमने बराबर कर दिया है तो हम नहीं चाहते कि मजीद बढ़े? थोड़ा सा अब जो है ना, एक्चुअली अमेरिका जो आया है वो इसलिए नहीं आया कि अमेरिका रजीम चेंज चाहता है, अमेरिका इसलिए आया है कि इजराइल जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान के साथ इतने लंबे अरसे तक यानी कि ये एक जंग इजराइल की चलेगी। आज की तारीख में टुडे इजराइल अपनी सबसे लंबी जंग में पहुंच चुका है, यानी कि आज 12 डेज हो चुके हैं, 13 से शुरू हुआ था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो अब जो है क्या कहते हैं, जब इजराइल ने रोना धोना शुरू कर दिया तो अमेरिका बीच में आया और उसने ये अटैक किया। लेकिन जब ईरान ने कल रात को दोबारा अटैक कर दिया तो आप भी जिसकी तरफ निशानदेही करी है, नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई कि जी कि हम ईरान के साथ एक वॉर ऑफ एट्रिशन के अंदर दाखिल नहीं होना चाहते, जैसे ही हमें हमारे मिलिट्री अहदाफ हासिल होंगे हम जंग बंद कर देंगे। तो बंद गली में इस वक्त फिर कौन है? इजराइल बंद गली इस वक्त बंद गली में है, क्योंकि अब वो जो वहां तबाही हो रही है, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि क्या कहते हैं इजराइल में कभी ये तबाही होगी, रिस्पांस नहीं सोचा था। क्या लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं। इतनी डेफिनेटली तजुर्बात की रोशनी में बड़ा ही डाइवर्स इनका एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया होगा, हमने भी बड़ा समझने की कोशिश की है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।
This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी है वो अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ईरान की पार्लियामेंट ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का इख्तियार सौंप दिया है। आपको ये भी बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ वो अहम तरीन आबी गुजरगाह है जहां से दुनिया की कम अज़ कम 20% तेल की तरसील होती है। ये महज एक इलाकाई फैसला नहीं है बल्कि एक आलमी खतरा भी है, आलमी मसला भी अब बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आपको थोड़ी सी ज़रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, देन इसके ऊपर तबसरा लेने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी 90% से ज़ायद तेल की दरामदात की अगर हम बात करें तो वो इसी रास्ते से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से ही आती है और ये बराह रास्त मुतासर हो सकता है, जिसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों के अंदर इजाफा हो जाएगा। ये अगर बंद हो जाती है स्ट्रेट तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर सकती हैं। राइट नाउ जो मैंने लास्ट चेक की थी सिचुएशन $75 फी बैरल थी आलमी मार्केट के अंदर। शिपिंग भी मुतासर हो सकती है, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान भी जन्म ले सकता है, अल्लाह ना करे। इस वक्त हम बात करेंगे ईरान का ये मुमकिना कदम कितना करीब है और इसके आलमी रद्द-ए-अमल जो है वो क्या हो सकता है और पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या पाकिस्तान तैयार भी है या नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मईशत है फरहान बुखारी साहब। आप इनको हर रोज देखते हैं हमारे अंदर, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फरहान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी गुड। तैयार है आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद हो जाती है तो फिर आपने महाज संभालना है और फिर गवर्नमेंट को बताना है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें। अभी बस प्रोग्राम के बाद मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ ताकि कम से कम रोज यहाँ तो आ सके। अच्छा, साइकिल के ऊपर आने की नौबत भी आ सकती है। वैसे बाकी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। ये खतरनाक सूरत हाल है और इसका मुस्तकबिल इस बात पर मुनसर है कि अमेरिका क्या कोई मज़ीद हमले करता है या नहीं। ये उन्होंने पहले तो हमले किए हैं जिससे ईरान ने एक लाइन ड्रॉ की है, एक धमकी दी है। अगर मज़ीद हमले हों तो फिर ईरानी रद्द-ए-अमल आ सकता है। ईरानियों ने तो ये कहा है कि जी हम पूरी तैयारी में। अब अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा, लेकिन ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ईरान का ये इकदाम जो है आपको क्या लगता है इनडायरेक्टली अमेरिका को या इजराइल को प्रेशराइज करने के लिए हो सकता है? क्योंकि इससे अफेक्ट, हम जब से प्रोग्राम शुरू हुआ इसी के बारे में ज़्यादातर बात करें, इससे अफेक्ट गल्फ कंट्रीज़ होंगी या एशियन कंट्रीज़ जो है, या ये सिर्फ जस्ट थ्रेटन करने के लिए कि आप ये कार्रवाइयाँ रोक दें, हम ये भी कर सकते हैं, ये वहाँ तक ही होगा मामला? धमकियों का मसला ये होता है कि कभी धमकी हकीकत में भी बदल जाती है काम कर, और अगर ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई। अच्छा, दुनिया का 20% तेल यहाँ से निकलता है और लोग कहते हैं जी 20% अगर कम भी हो गया तो क्या होगा। ये इतनी मामूली बात नहीं है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पे 20% कंजम्पशन जो सप्लाई जो है वो अगर इफ़ेक्ट होती है तो ऐसे भी क्या सराहियाँ हैं कि ये फ़ी बैरल क्रूड ऑयल 90 या $100 तक पहुंच सकता है, जो कि हमारी जैसी मईशत के लिए बहुत कुछ मुश्किल होगा। और सिर्फ फिर तेल की प्राइसेस नहीं बढ़ती ना, फिर बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी इसके साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक्सपोर्टर्स हैं जो कि बहरहाल जिनके पास ऑयल की दौलत से माला माल हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। मसलन सऊदी अरब के बारे में अब आदाद शुमार देख रहा था कि वहाँ का 80% एक्सपोर्ट्स वो इस रास्ते से आती हैं और 20% ऐसी हैं जो कि रेड सी पे बहरे अहमद। इवन चाइना का 47% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से गुजरता है, तो सबके लिए कंसर्निंग एक साइन ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तेल की दरामद पर गौर कर रहा है अमेरिका के थ्रू, तो ये पाकिस्तान के पास क्या ऑल्टरनेट है इस रास्ते के अलावा? देखिए, पाकिस्तान में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन फिर जब जाके बारीकी में आप देखें तो कुछ और निकलता है। अभी आदाद शुमार ये हैं कि 20% तक तेल हो सकता है, ये क्या सराही हो रही है। या पिछले साल जैसे $5 अरब से कुछ ज़्यादा रकम का तेल हमने इंपोर्ट किया था, तो $1 अरब की बात हो रही है कि $1 अरब का तेल हम अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड के मामले में उनसे हमने कुछ गुफ्तगू भी हमारी चल रही है। लेकिन एक तो ये कि इतना लंबा रास्ता अमेरिका से जो तेल इंपोर्ट होगा यहाँ पे आएगा। अच्छा, फिर ये फार्मूला मुल्क में कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत इसकी कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट सार्फिन पे ना डाले। अच्छा, फिर चाहे वो हमारा इंपोर्ट बिल कितना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा इसकी वजह से, ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जब इसके अंदर डालेंगे
अमेरिका के साथ आई डोंट नो, अभी तक हमारे सामने नहीं आए कि उनके साथ बातचीत क्या हुई है। ट्रेड की बात तो कर दिया, लेकिन वो ट्रेड किन किन चीज़ों के ऊपर हो सकती है, स्पेशली आबनाए हुर्मस के बाद। वैसे अमेरिका भी कंसर्न नज़र आ रहा है, उसने चाइना से अपील की है कि वो रोल प्ले करे, ईरान से बात करे कि आबनाए हुर्मस को बंद ना करे। तो व्हाट डू यू थिंक अमेरिका राइट नाउ आबनाए हुर्मस के बंद होने पर क्या सोच रहा है, उसको क्या मसला हो सकता है? अमेरिका में जिस एक आदमी को परेशान होना चाहिए वो परेशान लगता है नहीं हो रहे, क्योंकि बयानात रोज़ सदर ट्रंप के आते हैं। बाकी कई लोग वहाँ पे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो कदम है जो कि ईरान पे इस तरह बमबारी की है, ये कोई अच्छा कदम नहीं, ये ख़तरनाक इसके नताइज हो सकते हैं। कल परसों से जब से ये वाक़या हुआ है, एक तो कितनी ख़बरें ये आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि क्या पूरा का पूरा उनका निज़ाम तबाह भी किया या वो निज़ाम बच गया। उसकी वजह ये ईरान तो क्लेम कर रहा है कि कुछ मसला नहीं हुआ, हमने अपनी चीज़ें सेव कर ली हैं। और देखिए ना, आपने कितने हफ्तों से ये बात चली आ रही है कि जी ऐसा करना है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने ख़त्म करना है। इजराइल ने भी बार बार कहा, कितने दिनों से ये B-2 बॉम्बर्स की वो रेट की बात हो रही है। तो इस सारे के सारे अरसे में ईरानी चुप करके सोए रहे कि उन्हें सवाल यही है ना कि आगे अब ईरान क्या करेगा, और अगर ईरान अमरीकी तनसीबात पे जिस तरह वो कह भी चुके हमला करता है, तो दुनिया में क्या चेंजेस आएंगे मुआशी तौर पर अगर अमरीकी अड्डों को या इस तरह किसी चीज़ को अमरीकी तनसीबात को निशाना पाकिस्तान को फोकस कर लें, पाकिस्तान के अंदर क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं? हाँ, इसके इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ये जो हमने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ की बात की है, उसके अलावा को खुदा न खास्ता अगर जंग वहाँ पे लंबे अरसे के लिए होती है तो फिर महाजरीन, ईरानी महाजरीन, रेफ्यूजीज़ के बारे में माजी में भी बात हुई है कि इन्फ्लक्स हो सकता है पाकिस्तान में। गो कि मैं अब भी समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ी तादाद उनमें से ऐसी है जो कि इराक़ की तरफ जाएंगे, वो दूसरा बॉर्डर उनका लगता है, या हो सकता है वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकते हैं, टर्की की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का भी नाम आया है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाके के साथ जो उनका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान लगता है, वहाँ से रेफ्यूजीज़ की बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा है। फिर हमारे बजट के जो अहदाफ हैं, अगर ये तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कोई और मसाइल होते हैं, या फिर एक और कि अगर मशरक़ वस्ता से तारकीन वतन की वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि तेल की सप्लाई का रास्ता उनका बिल्कुल महदूद हो गया, तो फिर ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी। अगेन, पाकिस्तान क्या तैयार है इस सिचुएशन के लिए? ये मेरा सवाल था सबसे पहले कि पाकिस्तान, हम लोग तैयार हैं? वैसे आज इजलास भी होने लगा है कौमी सलामती कमेटी का। भाई मैं तो तैयार हूँ, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ की कि मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ। साइकिल का बंदोबस्त कर यानी कि फरहान बकाई साहब कह रहे हैं तमाम लोग जो है ना वो साइकिलें अपनी तैयार रख लें, अगर आपको ऑफिस जाना है। जिनका ऑफिस 35-40 किलोमीटर दूर है वो भी जा रहे हैं। एक्सरसाइज हेल्दी रहेंगे और ऑयल की बचत। बिल्कुल। अच्छा, बचपन की एक बहुत बड़ी और एक याद 70 की दिहाई की, और वो ये है कि उस ज़माने में जो चीन से फुटेज आती थी, आजकल तो आप लोग सब लग्जरी कार्स देखते हैं, मैंने PTV में पुरानी फुटेज वो देखी है कि वो सुबह ट्रैफिक लाइट पे सैकड़ों साइकिलें रुकी हुई हैं। वो सारे के सारे उस जमाने में अभी भी हम नीदरलैंड्स वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर जा रहे होते हैं साइकिल के ऊपर। बहरहाल जी, लगता है ऐसे है कि हमें शायद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, और अब तो रिकॉर्ड भी तोड़ी है गर्मी। अगर साइकिल या पैदल हमें सफ़र करना पड़ा तो फिर पता नहीं क्या होगा। बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब, आपका सवाल था कोई? नहीं, मैं कह रही हूँ कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो गाड़ियों में पेट्रोल डलना है वही आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन जो ओवरऑल महंगाई का तूफान आना है, असल मसला वहां पर है कि कोविड के बाद जिस तरह दुनिया ने महंगाई का तूफान देखा, क्या एक नया तूफान उसको हम देख सकते हैं, उसको सहने की सलाहियत है? इज्तिमाई दुआ करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद ना करे, ताकि पेट्रोल की कीमतें जो है वो ना बढ़े, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली ये ट्रिकल डाउन होते होते हम तक आएंगी, हमारी इस्तेमाल की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे दीगर सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम की अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शदीद हीट वेव के बाद बिल आखिर फाइनली थोड़ा सा ना हम सुख का सांस ले सकते हैं। थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है और कई शहरों में बारिशों का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस्लामाबाद की बात कर लें, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान वक्फे से बारिश हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आई और शहरी जो है उन्होंने सुख का सांस भी लिया है। लेकिन कुछ शहरी ऐसे हैं उनको फिर भी सुकून, जितनी मर्जी गर्मी हो वो कहते हैं कि हम दूसरे शहरों में भी जाएंगे और हम अपने ट्रिप्स जो है ना वो कैंसिल नहीं करेंगे। मैं इनकी बात कर आयशा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप था
अच्छा, ऑफिशियल था, आप कह सकते हैं, देन इट्स फाइन, फिर कह सकते हैं, घूमने फिरने तो नहीं गई थी? नहीं, घूमने फिरने नहीं गई थी, वहाँ मैंने गर्मी देखी, आप तो यहाँ बारिशें एंजॉय करी। खैर, महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है और ये बताना है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं या आलाबारी का इम्कान भी है। ये बारिशें कब तक जारी रहेंगी, हीट वेव का दोबारा क्या खतरा है या इसको ये कम हुआ है या फिर अब मौसम में कुछ बेहतरी आएगी, किन इलाकों में मजीद तेज बारिश होती है, ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। ज़ैगम साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो हमें अच्छी खबर दें, आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 दिन से जो है वो एक अच्छी बारिशों का सिलसिला मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर कर रहा है। ये सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा और कल का भी तकरीबन आधा दिन बरकरार रहेगा। फिर थोड़े से गैप के बाद इंशाअल्लाह 25 तारीख से जो है मानसून का कायदा जो है सिलसिला जो है वो पाकिस्तान को मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पंजाब और खिता पोटोहार के रीजन में बारिश होगी। उस लाहौर भी उसमें इंक्लूड होगा। लाहौर में आज शाम को भी बारिश के इम्कानात हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी आज बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और ये सिलसिला फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए इस वीकेंड तक मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासर करेगा। अच्छा अंजुम साहब, एक चीज़ मैंने नोट की आज सुबह भी आते हुए, वो ये कि बारिश तो हुई है लेकिन उसके बाद जैसे अगस्त के अंदर मोस्टली मौसम होता है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत फील हुई है। तो क्या ये नॉर्मल तो नहीं है या फिर आपको लगता है कि नॉर्मल है, इसी मौसम का हिस्सा है ये? देखिए जी, पिछले दिनों एक इंटेंस हीट ने जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों का अहाता किया, जिसकी वजह से जो है वो फ़ज़ा में स्टिल जो है वो हीट अवेलेबल है, क्योंकि अभी जो बालाई इलाकों में जब तक और मज़ीद अच्छी बारिश ना हो तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होने जा रही है उसमें ये सिलसिला जो है वो मज़ीद बेहतर होगा और आपका जो क्या कहते हैं ये ह्यूमिडिटी वाला सिलसिला ये कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। ताहम जब अगले सिलसिले के बाद जब दोबारा गैप आएगा तो दोबारा से गर्मी बढ़ने के इम्कानात होंगे। अच्छा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मामूली तौर पर चेंजेस आ रहे हैं ये या गैर मामूली तौर पर, गैर फितरी तौर पर आपको लग रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर है? देखिए जी, बिल्कुल इम्पैक्ट तो उसका है। जिस तरह के हमने पिछले दिनों में बड़े यानी कि हाई टेम्परेचर्स देखे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्री मानसून की हम बात कर रहे हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और आपने आगे ये भी बता दिया कि दोबारा से टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं, वो कब से हो सकता है? देखें जी, 25 तारीख से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि जो ईस्टर्न फ्लो है वो काफ़ी हद तक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसको हम मानसून कहते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 2 या 3 जुलाई तक तो चलेगा, जिसमें मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश हो जाएगी और उसके बाद अगर गैप आता है तो थोड़े से फिर टेम्परेचर राइज होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।